अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रामपुर से। अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई है। 2 पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को सजा हुई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 2 पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई है और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम को सजा हुई है। 2 पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम को सजा हुई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, 2 पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई है। 2 पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। 7 साल की सजा यहां पर हुई है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने यहां पर फैसला सुनाया है। 7 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, अब्दुल्ला आजम फिलहाल जेल में ही हैं और 7 साल की सजा यहां पर अब पासपोर्ट के मामले में उनको सुनाई गई है। विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, 2 पासपोर्ट के मामले में अब रामपुर के एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने जेल में बंद अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माने जो है वो सजा सुनाई गई है। इसमें अब्दुल्ला आजम 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना हनी ने ये मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि 2 जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही उन्होंने 2 पासपोर्ट भी बनाए हैं। तभी से पुलिस ने इसमें चार्जशीट दाखिल की थी। उसके बाद इसमें कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आज इसमें रामपुर के एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें जेल में बंद अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने उनको सजा सुनाते हुए 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया। फिलहाल क्या रिएक्शन अब इस पूरे मामले में आ रहा है और कानूनी जानकार क्या बता रहे हैं? क्योंकि एक सजा ऑलरेडी वो काट रहे हैं अभी दूसरे मामले में, तो क्या इसमें किस तरीके के प्रावधान रहते हैं? देखिए, अभी पूरा ये मामला चल रहा है क्योंकि अभी अलग अलग धाराओं में इनको जुर्माना पड़ा है, अलग ही अलग धाराओं में इनको सजा सुनाई गई है, लेकिन टोटल अभी इससे 50,000 का जुर्माना और 7 साल की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल। आजम परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर सामने आया है? नहीं, अभी इस मामले में आजम परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन जो है अभी नहीं आया सामने। विशाल, लेकिन जिस तरीके से आकाश सक्सेना ने लगातार इस तरीके से कई अलग अलग मुकदमे दायर किए थे, ऐसे में उनकी तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, क्योंकि भाजपा विधायक जो है आकाश सक्सेना, उनके यहाँ पारिवारिक फंक्शन है तो वो रामपुर से बाहर हैं, इसलिए अभी उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। विशाल, 2 पासपोर्ट का जो ये मामला था, इसको अगर आप बता पाएं विस्तार से, क्या मामला था और इसमें किस तरीके की याचिका डाली गई थी? देखिए, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना हनी ने 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था कि अब्दुल्ला आजम जो है, इन्होंने 2 जन्म प्रमाण पत्र इनके थे और 2 जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर ही इन्होंने 2 पासपोर्ट बनाए थे और जिसका अलग अलग जगह इन्होंने यूज भी किया था। उसी को लेकर के इन्होंने ये पूरा मामला दर्ज कराया था और उस मामले में सिविल लाइन थाने में ये मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी और आज इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और आकाश सक्सेना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। आकाश जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। 2 पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम को सजा हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सत्य की जीत हुई है। मैंने हमेशा पहले भी यही कहा है कि जो 3 मामले, पासपोर्ट, पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीनों मामले पेपर एविडेंस के आधार पर थे और हम यहीं से नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ये सब मामले हमारे जब ये गए थे वहां से भी हमें हमेशा रिलीफ मिला, क्योंकि हम अपने कागजों पर बहुत मजबूत थे और आज वही सत्य की जीत हुई है और इस मामले में अब्दुल्ला आजम खान को 7 साल की सजा हुई। जो ये पूरा मामला था 2 पासपोर्ट का, इससे पहले 2 पैन कार्ड का भी मामला था जिसे आपने उठाया था, तो इस पासपोर्ट के मामले में क्या क्या पॉइंट था जिसको लेकर के आपने याचिका डाली थी और आज 7 साल की सजा हुई है? देखिए, इनके पास जो एक पासपोर्ट था, वो पासपोर्ट पुरानी वाली बर्थ जो डेट थी उसके आधार पे बना हुआ था। जब 2017 में हमारे द्वारा जब ये बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर एफआईआर की गई तो उस जो डॉक्यूमेंट थे उसमें एक पासपोर्ट की कॉपी भी लगी हुई थी, तो हमने वहां देखा कि उस कॉपी में इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ चेंज है और चेंज ही नहीं है। इन्होंने उसको इस्तेमाल किया, उस पर विदेश यात्राएं की और पासपोर्ट का जहां जहां इस्तेमाल किया जा सकता है वहां वहां इन्होंने इस्तेमाल किया, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी था। और हमारी कंप्लेंट के बाद
इन्होंने उस पासपोर्ट को गलत तरीके से उसमें चेंज करवाने की कोशिश भी की। हर चीज कोर्ट में शीशे की तरह साफ है। हर पेपर्स वहां को देखने के बाद कोर्ट का जो आज निर्णय है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, और मुझे आने वाले समय में भी पूरा विश्वास है कि हमें हर इसी तरीके के मामलों में सफलता मिलेगी। क्या माना जाए, जिस तरीके से रामपुर में एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है, एक मामले में अभी वो पहले ही सजा काट रहे हैं और ये दूसरा मामला है, तो कानूनी पक्ष क्या कहता है? अब इस मामले में किस तरीके से सजा का प्रावधान रहता है? देखिए, आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए कानून को कभी कानून नहीं समझा। खुद एलएलएम होने के बावजूद इनको पता था कि देंगे तो हो सकता है, लेकिन हर चीज को तात्पर्य इन्होंने हर गलत तरीके को अपना कर अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए ये सारे काम किए। आज जिस तरीके की वो बातें करते हैं कि मैं जेल में हूँ और मैं इस तरीके से, तो अच्छे काम के लिए जेल में थोड़े ना हो, आप सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए जेल में हो। आप गलत तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों में सरकारी जमीन मिलाकर बेचने में आप उसमें लिप्त हो। हर वो काम जो एक आम आदमी 100 बार सोचता है करने के लिए, आजम खान ने सरकार रहते वो काम किए। और अभी इसके अलावा और भी बड़े मामले हैं जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है मुझे सफलता मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश सक्सेना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस मसले पर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कई शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लखनऊ से लेकर बहराइच तक पुलिस प्रशासन की टीम अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ जांच कर रही है। कानपुर में वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी के साथ चल रहा है। वहीं आगरा में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। बहराइच में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हिंदू समाज के लोगों ने भी और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद ने जांच की मांग की है। जिले के कई इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं जिनके वेरिफिकेशन को लेकर वीएचपी अध्यक्ष ने मांग उठाई। उनका कहना है कि त्रिमोहानी रोड, दरगाह, कलपीपारा कॉलोनी में सैकड़ों की संख्या में झुग्गियों में लोग रहते हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। भारत के नागरिकों की नागरिकता और उनका मनाधिकार सुरक्षित रहे, और यदि कोई भी घुसपैठिया हमारे बहराइच में है तो उसको बाहर होना चाहिए, चाहे बांग्लादेशी हो, म्यांमार का हो, चाहे कोई भी घुसपैठिया हो, मैं उसका विरोध करता हूं। कानपुर में भी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस का वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए स्पेशल अलर्ट टीम बनाई है। कानपुर पुलिस अलग अलग इलाकों में बनी झुग्गियों में जाकर लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। इंदिरा नगर इलाके में बनी दर्जनों झुग्गियों में जब पुलिस ने जांच की तो करीब 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों के पास असम का आधार कार्ड मिला, जबकि 20 परिवार अपने दस्तावेज ही नहीं दिखा पाए। लखनऊ के गाजीपुर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन की टीम लोगों की जांच पड़ताल कर रही है। गाजीपुर में अवैध रूप से रह रहे लोगों के बीच एक अवैध मदरसा भी पाया गया जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर जाकर जायजा लिया। गाजीपुर की इस बस्ती में जहां पर पुलिस इस वक्त वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, यहीं पे इसी बस्ती के बीच में एक छोटा सा मदरसा भी बनाया गया है। फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है। यहाँ पर जो लोग इस बस्ती में रहते हैं उनको इसमें दीनी तालीम। ये कमरा किस चीज का है, क्या करते हैं? ये कमरा खाली बच्चे को पढ़ाते हैं और कुछ नहीं। पढ़ाते हैं? हाँ, गरीब बच्चे को थोड़ा मदरसा टाइप। हाँ, मदरसा है। हाँ। दीनी तालीम वगैरह देते हैं। हाँ। कोई हाफिज साहब आते, कौन आते? हाफिज साहब आते हैं। हाफिज साहब आते हैं। तो देखिए बता रहे हैं कि हाफिज साहब आते हैं और यहाँ पर ये जो एक कमरा अनुमा बना हुआ है इस बस्ती में, यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है लोगों को। मदरसे जैसे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मुनि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। पेपर चेकिंग के साथ साथ अब बीजेपी के नेता भी इस अभियान में अपनी भागीदारी शामिल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने
बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि चुनाव आते ही बीजेपी ऐसे काम करने लगती है। देखिए रिपोर्ट। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। राजधानी लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। लखनऊ की मेयर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी और दस्तावेजों की पड़ताल की। मौके पर भारी पुलिस बलों की तैनाती भी की गई। मेयर के मुताबिक अब तक 100 अवैध लोग रहते हुए पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है, जिन्हें बिजली कनेक्शन मुहैया कराया गया है। इस दौरान मेयर सुषमा खरकवाल ने बिजली विभाग के इंजीनियर को फटकार लगाई। अवैध कनेक्शन देने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। लखनऊ के गुडम्बा और गाजीपुर में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। एक 2 केवी के मीटर पे 100 घरों को लाइट जल रही है। अगर यही कोई उपभोक्ता होता तो आप सील कर देते। अगर यही कोई उपभोक्ता होता, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आप बुलाइए उनको। मैं चीफ साहब का नंबर मैसेज किया हूँ आपने कि मेयर साहब को, वो सॉरी आपके पीआरओ साहब को मैं मैसेज किया, उन्होंने मेरे से नंबर मांगा था कि जो रिस्पॉन्सिबल उनका नंबर दिया। तो लाइनमैन कहाँ है? लाइनमैन यही लोग हैं, तो सब लोग हैं। लाइनमैन कहाँ है? सबको बुला रहे हैं। आओ, तुरंत काटिए ये कनेक्शन। आपके चीफ साहब कहाँ बैठे हैं? गोमती नगर में बैठे। चलो वहीं चलते हो। उधर बीजेपी का दावा है कि लखनऊ में 50,000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित किए गए हैं। वार्ड स्तर पर विशेष टीम का गठन कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि विपक्ष के पार्षद ने अपने खेतों में झुग्गी झोपड़ियां बनवा रखी हैं, तो ये बड़ी संख्या में निकल करके आया है। ऐसे हमने लगभग 50,000 के करीब लोगों को चिन्हित किया है और अगले चरण में हम प्रयास करेंगे इसकी सूचीबद्ध भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उधर बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन पर सियासत भी देखने को मिलने लगी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जहां चुनाव होता है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा वहां उठ जाता है। असम बिहार में चुनाव हुआ, वहां ये मुद्दा उठा। अब पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए बीजेपी मुद्दा उठा रही है। या जहां जहां चुनाव आता है वहां घुसपैठी मुद्दा लेके आ जाती है। जैसे झारखंड में चुनाव हुआ तो घुसपैठी मुद्दा लेके आई, फिर वहां मुद्दा खत्म हो गया। चुनाव खत्म होते ही बिहार में चुनाव आया तो घुसपैठी मुद्दा आया, चुनाव खत्म हुआ तो मुद्दा खत्म। अब चूंकि पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठी दिखाई देने लगे। अब उत्तर प्रदेश में है, अगर उत्तर प्रदेश में है तो जिम्मेदारी सरकार की है। फिलहाल अवैध बांग्लादेशियों पर हो रही कार्रवाई पर जहां नए नए दाव पेच देखने को मिलेंगे, तो वहीं सियासी बयानबाजी का भी दौर दिखने लगा है। ऐसे में एक तरफ एक्शन तो दूसरी तरफ रिएक्शन से इस मुद्दे पर माहौल गर्म है। कब से रह रहे हैं, क्या नाम है आपका? इंतज़ अली। इम्तियाज अली, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? असम। आसाम में कहाँ के? गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। गोलपाड़ा के हैं। आपके पास क्या क्या है अपने आईडी के रूप में? पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एनआरसी डाटा भी है, सब कुछ है भैया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं दीपक, उनसे बोले दीपक ये कब से बस्ती बनी, आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? नहीं, हम लोग समय समय पे आवाज उठाते रहे हैं। इनका कहना है 20 साल से लोग यहाँ जमे हुए हैं। तो पूर्व की सरकारों का ये व्यवस्था ऐसा था कि इनको इतने दिन तक हमारे संसाधनों का उपयोग करने का मौका मिला और अब ऐसा नहीं होगा। हमारी महापौर जी ने 15 दिन का समय दिया इन्हें और ये कहा है 15 दिन में की नोटिस है आपको, आप खाली करके यहाँ से जाइए। लोकसभा में बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविल, मस्जिदों में सीसीटीवी लगाए जाए। अरुण गोविल ने इस बात को कहा है, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे में सीसीटीवी लगाए जाते हैं, मस्जिदों में सीसीटीवी नहीं लगाए जाते हैं। लोकसभा में अरुण गोविल ने यह मुद्दा उठाया है। देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है। सांसद अरुण गोविल के मस्जिदों में सीसीटीवी के बयान का साध्वी निरंजन ज्योति ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना चाहिए, इसे सुरक्षा के लिहाज से देखा जाना चाहिए।
सांसद हैं अरुण गोविल, वो कह रहे हैं मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी लगने चाहिए। आप इस बात का समर्थन करती हैं? देखिए, हम लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, मंदिरों में लगाते हैं, तो इसमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा, कल का कोई घटना घट गई तो कैसे प्रारूप मिलेगा आपके पास? तो चाहे मदरसे हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, सीसी कैमरा तो लगाना चाहिए, खुद को लगाना चाहिए। विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। यूपी में बेरोजगारी दर में कमी, बेरोजगारी दर 19 से घटकर 2.4%। एमएसएमई से लोगों को रोजगार मिला, 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। एक साल में 18 लाख नए रोजगार। तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर में कमी आई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर सीएम योगी ने यहां पर बैठक की है। बेरोजगारी दर 19 से घटकर 2.4%। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संकेत, जिस तरीके से बेरोजगारी दर में कमी आई है, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन हुआ है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में जो आंकड़े निकल के आए, जो समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, उसमें सीधे तौर पर कि उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो 19 से घटकर अब 2.4% पहुंच गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर हैं, उन्होंने रोजगार के द्वार खोले हैं और 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है, सहारा मिला है, उन्हें अनुदान मिला है, जो अपना का रोजगार कर रहे हैं और रोजगार प्राप्त किया है उन्होंने। और ये बेरोजगारी में एक ऐतिहासिक कमी उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। दरअसल जो 19 से घटकर सीधे 2.4% पर पहुंच गई है, ये अपने आप में बड़ी योगी सरकार की कोशिश है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं। एक साल में अगर देखा जाए तो 18 लाख से ज्यादा नए रोजगार सृजित हुए हैं उत्तर प्रदेश में और कौशल मिशन ने 14 लाख युवाओं को सीधे प्रशिक्षण दिया गया है और 5,66,000 सीधे प्रत्यक्ष रोजगार दिए गए हैं। यही नहीं, ये तो अलग अलग सेक्टर हैं, उसमें अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर भी तमाम सरकारी विभागों में जो लगातार भर्तियां की है, पिछले दिनों 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्तियां हुई, अब होमगार्ड की भर्ती निकाली गई है और ऐसे ही अलग अलग विभागों में जो खाली पद थे उनमें भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। एक बड़ा ये आंकड़ा है और एक उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि रोजगार और खासकर जो युवा हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगारी की दर जो है वो कम हो रही है। 19 से सीधे घटकर 2.4% पहुंच गई है। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल संकेत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वाराणसी से खबर है, इंडिगो एयरलाइन की कई उड़ानें कैंसिल की गई हैं। वाराणसी में 22 अराइवल और 22 डिपार्चर उड़ानें कैंसिल की गई हैं। एयरपोर्ट में इंडिगो से जाने वाले यात्रियों की भीड़ लगी है। टिकट लेकर इंडिगो काउंटर पर पूछे यात्री। टिकट के पड़े रिटर्न और अपने गंतव्य पर जाने को लेकर यात्री परेशान है। वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का ये पूरा मामला है। और बातचीत करने के लिए रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी एयरपोर्ट से सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, बताइए क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है, कितनी उड़ानें कैंसिल की गई हैं और किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं? बिल्कुल, देखिए अनुपम, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम इस वक्त वाराणसी के लाल बहादुर एयरपोर्ट पर खड़े हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 100 से अधिक संख्या में जो यात्री हैं वो इंडिगो के टिकट काउंटर पर जो है पूछताछ काउंटर है वहाँ पर खड़े हैं और अपने अपने टिकटों को लेकर के जानकारी ले रहे हैं। ये जो यात्री हैं वो इंडिगो से अपने अपने गंतव्य पर जाने वाले थे, लेकिन उनकी फ़्लाइट अचानक कैंसिल है और इसका पता उनको तब चला जब वो ये एयरपोर्ट पर आ चुके थे, जिसके कारण अब लंबी लाइन लगी हुई है। परेशानी ये है कि एक तो इनकी टिकट की जो पैसे हैं उसको वापसी को लेकर और साथ ही अपने गंतव्य पर जाने के लिए अपनी परेशानी, और उसी परेशानी को लेकर के यह लगभग आधी से 1 घंटे से इस टिकट काउंटर पर खड़े हैं, अपने अपने टिकटों को लेकर के हाथ में लेकर के। तमाम कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते। भैया कहाँ जा रहे थे? इंडिगो से जा रहे थे? जी, बेंगलोर। टिकट कैंसिल हो गया है, अब क्या परेशानी हो रही है?
पता नहीं, अब इंक्वायरी उधर हो रही है, अभी तो मैंने गया ही नहीं, पूछा ही नहीं मैंने, कैसे पता चलेगा क्यों कैंसिल हुआ है, पता नहीं। पैसे उसको रिटर्निंग को लेकर कोई रिफंड नहीं, कोई जानकारी नहीं सर। वहाँ पे पहले से कोई जानकारी आप लोगों को नहीं दी? कुछ नहीं, अभी यहाँ पर आए तो कैसे पता चलेगा। वहाँ पे लिखा है बोर्ड पे कि सारी फ्लाइटें 5 तारीख की कैंसिल है, रिफंड का दे रहा है। अब रिफंड आए तब ना समझ में आए, अभी तो पता नहीं चल रहा है। खाली बातें रिफंड दे रहे, लेकिन रिफंड अभी तक आने अभी तो रिफंड नहीं हुआ है, किसी का नहीं। अब जाने को परेशानी भी हो रहा है। 2 तारीख से लगेज अभी नहीं मिल रहा है, 2 तारीख से अभी तक नहीं मिल पा रहा। नहीं मिला। कितनी परेशानी की बात है कि हर आदमी अपना डिपार्चर के लिए यहाँ पे आया है और सारी फ्लाइटें कैंसिल है, सबको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। हमेशा इसका जो है यही प्रॉब्लम रहता है इंडिगो का। काफ़ी लंबे लाइन से आप लोग खड़े हैं, कब से खड़े हैं यहाँ पर? कोई कुछ क्या बताया? आधी 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। अभी तक कुछ परेशानी, कुछ मतलब उसका समाधान? अभी गए पूछने। देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। भाई साहब कहाँ जा रहे थे आप? मुझे सऊदी अरब जा रहा था, इंडिगो फ्लाइट से। परेशान हो गए? हाँ, यहाँ था हैदराबाद से सऊदी के लिए था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। 2000 रुपये टैक्सी से आया हूँ, वो भी बेकार हो गया। देखिए तमाम लोग हैं अपनी परेशान हैं, लंबी लाइन होने के कारण लंबा देर उनको खड़ा होना पड़ रहा है और दावे बहुत किए जा रहे हैं कि टिकट की जो रिफंडिंग है वो सही समय से कर दी जाएगी। लेकिन अभी हमारे साथ जो यात्री वो बात कर, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम कहाँ जा रही थी? अहमदाबाद। इंडिगो फ्लाइट पे? यस। अब अचानक से कैंसिल हुआ है तो क्या कुछ बताया जा रहा है? नो आइडिया व्हाट इज टू बी डन। वेटिंग। अब जाने के लिए क्या आइडिया, मतलब आपको तो जाना ही पड़ेगा? नो आइडिया। आई हैव कॉल्ड द कैब ड्राइवर। आफ्टर हिज अराइवल वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो देखिए ये सब परेशानियां हैं, तमाम यात्री यहाँ पर परेशान हैं। दावे जरूर किए जा रहे हैं कि पहले से उनको बता दिया जा रहा है, मैसेज आ जाएगा, पैसा समय से रिफंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो यात्री खड़े हैं उनका कहना है कि हमें लंबा इंतजार करना पड़ा और रिफंडिंग की अभी तक कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही। और लोगों से वहां पर जरा बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कितनी देर से दिक्कत हो रही है और क्या वो चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनका अपनी अपनी जानकारी लोग लेना चाह रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। मैम कहाँ जा रही थे आप लोग? और इस बीच यहां पर बड़ी खबर आ रही है, डीजीसीए ने छुट्टी पर अपना नियम वापस लिया है। डीजीसीए ने छुट्टी को लेकर अपना नियम वापस लिया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, डीजीसीए ने छुट्टी को लेकर नया नियम वापस लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीसीए ने जारी किया बड़ा आदेश। डीजीसीए ने FTTL नियमों में राहत दी है। तो डीजीसीए ने फैसला वापस लिया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, डीजीसीए ने छुट्टी को लेकर नया नियम वापस लिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, डीजीसीए ने छुट्टी को लेकर नया नियम वापस लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रवि पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, डीजीसीए ने अब छुट्टी को लेकर जो नियम था वो भी वहां पर वापस ले लिया है। ये कदम बड़े परिचालन व्यवधानों और एयरलाइनों द्वारा लचीलेपन के अनुरोध के बीच में उठाया गया है। रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही, उस तरह से काफी भागद दौड़ का स्थिति बन चुका है। तमाम जी बोलिए रवि। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उस तरीके से कभी भागम भाग की स्थिति बन चुकी है। यात्री परेशान है और सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ की कमी और रोस्टर की मिसमैनेजमेंट भी देखी जा रही है, जिसके कारण ये एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है डीजीसीए को लेकर कर। साथ ही जांच की भी बात सामने कही जा रही है कि इस मामले को पूरे को लेकर के जांच की भी बात सामने आ रही है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि जो फैसले लिए गए वो यही कारण है कि जो यात्री हैं बिल्कुल रवि, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।